श्रोताओं नमस्कार। आज हम जबलपुर के मशहूर फोटोग्राफर मुकुल यादव जी से मुलाकात करेंगे। मैं भी मुकुल, आप भी मुकुल। आज का संयोग बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया सहयोग है मुकुल जी। मतलब हमेशा चर्चा तो आपसे होती रहती है और आज मुलाकात का भी अवसर प्राप्त हो गया। बहुत दिल में तमन्ना थी कि आपके साथ गुफ्तगू की जाए, बहुत लंबी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। गिरीश बिलोरे पॉडकास्ट चैनल जो है वो रेड क्रॉस को समर्थन देता है। यदि भविष्य में कभी इसका मोनेटाइजेशन होता है और इसमें कभी कोई पैसा मिलता है तो उसका एक अच्छा खासा प्रतिशत वो रेड क्रॉस सोसाइटी जबलपुर को जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही बढ़िया कॉज है ये आपका, और निश्चित रूप से मुझे लगता है जल्दी ही ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो आप रेड क्रॉस सोसाइटी को पहुंचा पाएँ। धन्यवाद। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप इतने व्यस्त समय से समय दे पाए। परिकल्पना तो हमारी बहुत दिनों से थी कि आपसे बातचीत की जाए। नहीं, आपका आभार, क्योंकि आपने मुझ जैसे छोटे एक फोटोग्राफर को याद किया, बातचीत के लिए अवसर दिया आपसे बातचीत करने का। आपका और आपके सभी श्रोताओं दर्शकों का भी आभार। आप छोटे तो हैं नहीं, क्योंकि राह के नक्श मुसाफिर का पता देते हैं, कौन किस शान से गुजरा ये बता देते हैं। और आपके पद चिन्हों पे कई फोटोग्राफर बने हैं इस शहर में। शशिन जी के बाद की जो परंपरा है, शशिन जी ने जो शुरू की थी उसको आप आगे ले जा रहे हैं और प्रदेश में भी आपका नाम है। आप सरकारी आयोजनों के विशेष रिकॉग्नाइज फोटोग्राफर भी हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं आप। हाँ, पर लेकिन जब भी कभी वो याद करते हैं या उन्हें कुछ उस तरह का रिकमेंडेशन चाहिए होता है जो स्पेसिफिक होता है तो फिर मुझे याद करते हैं और फिर मैं उसको भी कवर करता हूँ। मैंने कई बड़े इवेंट्स भी कवर किए हैं भोपाल में जा कर के। जी हाँ। और जिसमें विश्व हिंदी सम्मेलन है, मतलब उसके अलावा जो है वो वैचारिक महाकुंभ है, इस तरह के और भी कई आयोजन जो है वो मैंने वहाँ कवर किए हैं। भगोरिया भी कवर किया आपने? हाँ, मैंने आदिवासियों के अलग अलग जगह जा कर के उनके तीज त्योहारों को कवर करने का प्रयास किया है, ताकि वो संस्कृति जो धीरे धीरे हमारे बीच से अब जा रही है, और ख़ास तौर से जो नर्मदा के किनारे के आदिवासी हैं, मुख्य उन पर मेरा फोकस रहता है, तो उनका भी किया है मैंने। जो है वो बैगाओं पर भी काम किया है, उनके तीज त्योहारों पर जा कर के भी मैं गया हूँ वहाँ। और भगोरिया में भील भिलाला ये जो आदिवासी हैं, और ख़ास तौर से वो एरिया जहाँ ये मेला लगता है भगोरिया का होली के अवसर पर जी, वहाँ पर तीनों प्रदेश जो हैं हमारे, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ के सारे आदिवासी वहाँ आते हैं। उन मेलों में अलग अलग जगह वो लगते हैं, रोज़ अलग अलग जगह बदलती हैं उन मेलों की। वहाँ आकर के वो आनंद लेते हैं मेलों का। कोई पर्टिकुलर जगह नहीं रहती? नहीं, एक जगह नहीं होता है, अलग अलग जगह हैं वहाँ पे। तो वो रोज़ मेले के स्थान बदल जाते हैं, 2-3 जगह रोज़ मेला लगता है। अच्छा। तो वो आदिवासियों को ताकि पास हो सके आना जाना, बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर रहता है तो फिर उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है। और इसमें इस तरह का मेला होता है कि करीब 11-12 बजे शुरू होता है ये मेला जी, और शाम के 4 बजे तक होते होते ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यानी आदिवासी लोग सुबह चलते हैं अपने घरों से, मेले में पहुंचते हैं 11-12 बजे, और 4-5 घंटे वहाँ मेले का खूब भरपूर आनंद लेते हैं और फिर वापस अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, ताकि वो शाम होने तक अपने घरों पे पहुंच जाए। मुकुल जी, आपके फोटोग्राफ्स पता नहीं क्यों मुझसे तो बात करते, लोगों का क्या अनुभव है वो जाने। और मुझे अभी जब भगोरिया के जो आपके फोटोग्राफ्स देख रहा था, उन फोटोग्राफ्स में ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो भी आधुनिकता से थोड़ा प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, सभी जगह ये हो रहा है, ना सिर्फ मतलब भील और भिलाला आदिवासी, बल्कि बैगा और जो हमारे यहाँ के इस तरफ के आदिवासी हैं उनके अंदर भी ये आ रहा है। और ये स्वाभाविक है समय के साथ, क्योंकि उनके बच्चे अब
अपने जगहों से बाहर निकलते हैं पढ़ाई करने के लिए या जी, काम जी। करने के लिए, तो वहाँ का जो भी उनके ऊपर प्रभाव है शहरों का, हाँ, हाँ। वो पढ़ना लाजमी है। सिर्फ शहर आने से नहीं है, अब तो चूँकि ये टेक्नोलॉजी भी अब गाँव-गाँव में पहुँच गई है, तो उसका भी प्रभाव उन पर देखने को मिलता है। मतलब लगभग का संस्कृति थ्रू सोशल मीडिया भी हाँ, बिल्कुल, रिसीव बिल्कुल, हो रही बिल्कुल, है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ देखते हैं कि अब सभी लोगों के हाथ में एक मोबाइल होता है, और जब मोबाइल होगा तो उस पे बाकी सारे भी इंटरनेट होगा और उसमें सोशल मीडिया होगा। मुझे लगता है कि वो सब उसके माध्यम से जो है धीरे-धीरे जो है उसका प्रभाव आता है, तो लाज़मी है। कॉफ़ी कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कॉफ़ी। आप सांस्कृतिक गतिविधियों से और जो संस्कृति से आकर्षित हो जाते हैं। आपका कैमरा ऐसा फ़ोटो खींचता है जैसा और बात करने लगता है। हमने आपको पहले अपने वक्तव्य में बताया बातचीत में जी। कि आपकी हर तस्वीर बोलती है। हाँ, एक्चुअली जो आपने कहा वो एक मेरे पिताजी का एक वाक्य था, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि लोग मेरे चित्रों से जाने पूछें कि शशीन क्या है। शशीन क्या है? तो हालांकि मैं मेरे पिताजी के सानिध्य में लंबा नहीं रहा। जब वो 48 वर्ष के ही थे तभी उनका देहावसान हो गया, और मैं उस समय 6वीं क्लास का ही छोटा बालक था। पर फोटोग्राफी का प्रशिक्षण मुझे उनके छोटे भाई, मतलब मेरे चाचा जी रजनीकांत यादव से मुझे मिला, और मेरे बड़े भाई अरविंद, जो कि खुद भी एक बड़े वरिष्ठ प्रेस छायाकार रहे और बहुत अच्छे फोटोग्राफर रहे, उनके मार्गदर्शन में मैं ये सब काम आगे बढ़ा पाया। तो चाचा जी ने बहुत काम किया नर्मदा को लेके, मेधा पाटकर जी के साथ में, और बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो उनका प्रभाव भी थोड़ा बहुत मेरे ऊपर आया, और ज़्यादा प्रभाव आया जिस शहर का मैं हूँ, यानी जबलपुर का, कि नर्मदा बहुत किनारे है जबलपुर के। मुझे लगता है जितने ज़्यादा घाट नर्मदा के जबलपुर में है, उतने कहीं पर भी नहीं है। जी हाँ। तो नर्मदा हम लोगों के भीतर रची बसी है। हम लोग जब भी किसी भी दिशा में जाते हैं तो 5-7-10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5-7 किलोमीटर में हम नर्मदा तक पहुंच जाते हैं। और नर्मदा का जो विश्व प्रसिद्ध घाट है भेड़ा घाट, जहाँ से नर्मदा संगमरमर की वादियों के बीच में से बहती है, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। तो एक छायाकार और फोटोग्राफर होने के नाते मतलब उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया शुरू से। मतलब जब भी मैं जाता रहा वहाँ, शुरुआत में तो बस एक अच्छा फ़ोटो खींचने के एक लालच के साथ में मैं वहाँ जाता रहा, जुड़ा रहा और करता रहा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होता गया और ज़्यादा काम करता गया, तो फिर मुझे ये भी लगा कि सिर्फ सुंदर छायाचित्र की बात नहीं है। नर्मदा सिर्फ नदी नहीं है, वो एक बड़ी चीज़ है जिसके आसपास मतलब जनजातियाँ पनपती हैं, जिसके आसपास पर्यावरण पनपता है, जिसके आसपास पशु पक्षियों का डेरा होता है। यानी वो एक बहुत बृहद के साथ में नर्मदा को और समग्रता के साथ में नर्मदा को देखने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे फिर मैंने उस तरह से उस पर काम करना शुरू किया। उसके सौंदर्य के साथ साथ उसके आसपास के और भी चीज़ों को जो है वो मैंने उसमें समाहित करने की कोशिश की, और एक उद्देश्य फिर ये उसके साथ में जुड़ गया कि जब भी मैं देखता था पर्यावरण, नदियाँ, संस्कृति और इन सब की चर्चाएं भी होती थी, तो मुझे भी लगा कि एक बहुत बड़ी संस्कृति और पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा नर्मदा से जुड़ा हुआ। तो समाज से मैंने बहुत कुछ लिया। अब मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैं कुछ अगर समाज को दे पाऊँ, और एक छायाकार क्या दे सकता है, जी, उसको देखते हुए फिर मैंने उस तरह से उस पर काम करना शुरू। मैंने कहा ना, बार बार कहूँगा कि आपके फोटोग्राफ मुझसे बात करते हैं। अब बहुत अच्छा लगता है जब आप ये कहते हैं, और भी लोगों को बड़े पसंद आते हैं वो जी। और उस पर मेरी छायाचित्र प्रदर्शनी भी भारत भवन में हो चुकी है जी। एक छायाचित्र प्रदर्शनी जिसमें नर्मदा थ्रू द गॉर्जियस थी, मतलब जो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा का, संगमरमर का जी, वहाँ से लेके जहाँ तक वो बोटिंग होती है शुरुआत, वो पूरा हिस्सा
संगमरमर की वादियों का है, तो उन पर ही केंद्रित एक छायाचित्र प्रदर्शनी मेरी भारत भवन में हुई। उसके बाद में जो है वो भारत भवन ने ही मुझे फिर एक बार और आमंत्रित किया, जिसमें नदियों पर एक कार्यक्रम था भारत भवन में, पूरे देश भर की नदियों को लेकर के, लेकिन उसमें नर्मदा की नदियों मतलब नर्मदा पर एक पूरा उन्होंने फोटो एग्जीबिशन वहाँ पर डिस्प्ले किया था। तो उसमें फिर उद्गम से लेके संगम तक के जो मेरे चित्र हैं नर्मदा के, उनके छायाचित्रों का वहाँ डिस्प्ले हुआ था, और वो छायाचित्र प्रदर्शनी 1 महीने के लिए वहाँ लगी थी। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। अलग अलग नज़रिए से मैंने उसमें नर्मदा को देखा था और दर्शाया था। लोगों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि नर्मदा को देखने का हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग एंगल है। बहुत सारे लोग उसको धर्म की दृष्टि से देखते हैं, बहुत सारे लोग उसको पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं, और इस तरह से अलग अलग लोगों से जब मैं जाता हूँ नर्मदा के छायाचित्र के लिए और बैठता हूँ, लोगों से बातचीत भी करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि सबका एक अलग अलग तरह का नज़रिया है। जिस तरह की धार्मिक मान्यता हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा को लेकर के है, शायद गुजरात में उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो सेवा भाव है, जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं लोग, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, दर्शकों को भी मालूम होगा कि एकमात्र नदी है नर्मदा जिसकी की परिक्रमा की जाती है। तो वहाँ जो परिक्रमा वासियों के लिए लोग सेवा करते हैं दिल खोल कर, वो अद्भुत है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग, मैं जब गया तो लोग घर से दूर चौराहे पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर खड़े रहते हैं कि वहाँ से जब कोई परिक्रमावासी निकलेगा तो वो हाथ जोड़ करके उससे निवेदन करते हैं कि आप मेरे घर पर आकर के आहार लीजिए या विश्राम करिए। तो एक बड़ा वहाँ पर, तो इस तरह से अलग अलग नज़रिए हैं लोगों के। जी, आपको बता दें कि हम लोग नार्मदेय ब्राह्मण कहलाते हैं। अच्छा। और हमारे अन्य क्षेत्र भी चलते हैं। अभी हाल में कल ही इंदौर में एक समागम, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समागम था। अच्छा। संख्या तो हम लोगों की हार्डली 6 लाख होगी। जी। लेकिन एक महाकुंभ सा था। और अन्य क्षेत्र हमारे गुरु गादियों में होते हैं, क्योंकि हमारा जो शुरुआत है नर्मदे का, नर्मदे तो सब हैं जो नर्मदा तट पे रहते हैं। आप भी नर्मदे हैं। जी जी। हम लोग नर्मदे जो थे वो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी के साथ आए हुए लोग हैं। क्षेत्र का जो आपने जिक्र किया कि लोग खाना खिलाते हैं, ऐसे हमारे कई आश्रम बने हुए हैं, समाज के भी हैं और अन्य समाजों के भी हैं। ये मामला तो ठीक है कि इसको एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। आध्यात्मिक चिंतन भी यहाँ सुनते हैं कि ओशो भेड़ाघाट में वो जो एक ऋषि हैं, उनके पास, उनकी गुफा के पास जाके अक्सर साधना किया करते थे। आप जब चित्रों के माध्यम से संवाद करते हैं, आपके फोटोग्राफ्स आते, 4 लोग बैठे हुए हैं नर्मदा के तट पे या पूजन हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि आप फोटोग्राफी के अमृतलाल वेगड़। और वेगड़ जी जिस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं और नर्मदा को अभिव्यक्त करते हैं और अपने दोनों अंतर संबंध को, आपने ये प्रेरणा क्या वेगड़ जी से लिए कि स्वयं अपने आप? नहीं, ये वेगड़ जी से तो नहीं कहूँगा। हाँ, वेगड़ जी से परिचय बहुत पुराना रहा है जी। उनसे परिचय पेंटिंग के माध्यम से रहा। हालांकि वो बहुत पुराने समय से हमारे परिवार से जुड़े रहे जी। और उनकी पत्नी और मेरी माताजी जो है वो मित्र रही आपस में, क्योंकि वो गुजरात में एक ही जगह से आती। अच्छा। जहाँ की मेरी माताजी थी वहीं वेगड़ जी की पत्नी भी थी। तो माताजी का उनके यहाँ बहुत आना जाना था। बहुत बचपन से मैं उनके यहाँ गया, और वो बहुत छोटा था तो उस समय तो कुछ इस तरह का बहुत था नहीं। लेकिन हाँ, जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की तो बहुत शुरुआती दौर में वेगड़ जी के बहुत सारे कोलाज को मैंने जो है वो अपने फोटोग्राफ्स में कैद किया उनके लिए। हाँ। तो उस तरह से उनसे मेरा परिचय पहली बार हुआ। और पहली पुस्तक भी जब उनकी छपी जी, तब वो लेकर के आए थे। तब चाचा जी भी थे, रजनीकांत जी, और वो भेंट कर गए थे। वो पुस्तक भी मैंने पढ़ी तो बड़ा अच्छा भी लगा था। पर फोटोग्राफी तो बहुत पहले से ही मैं कर रहा था। तो कह सकते हैं कि थोड़ी उनकी प्रेरणा रही
मैंने कहा कि जैसे चाचा जी रजनीकांत जी वो भी काफ़ी काम करते रहे पर्यावरण और बाकी चीज़ों को लेकर के, तो उनकी भी प्रेरणा रही, भाई की भी प्रेरणा रही। और जो है वो नर्मदा को लेकर के एक अलग ही मतलब दिल में वो एक बात रही। तो वो कह सकते हैं कि नर्मदा की ही प्रेरणा रही एक प्रकार से। क्या तो बात है। उसके माध्यम से ही जो है मैं वो काम कर पाया। अरविंद जी को याद करके आपने, मतलब मेरे परिवार में अरविंद जी का आना जाना रेगुलर रहा है और बहुत अच्छा उनका स्नेह था। रजनी दादा सबसे तो मुलाकात होती थी। दुनिया को हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो प्राकृतिक संरक्षण और नदी संरक्षण, खासतौर पर नर्मदा की सुरक्षा और संरक्षा और शुद्धता के बारे में काम कर रहे हैं। आपका फोटोग्राफ कोई ना कोई मैसेज देता है, तो और नेगेटिव तरीके से नहीं, आप उसको बड़ा पॉजिटिव ढंग से पेश करते हैं। आप नर्मदा की स्वच्छता, उसके निर्मल प्रवाह, ये सबको छायांकित कर लेते हैं और लोगों के सामने रखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं धीरे धीरे, खासतौर से हमारे देश में, कि नदियाँ जो है वो प्रदूषण की तरफ बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी से। चाहे हम गंगा ले लें, चाहे यमुना का तो बहुत ही बुरा हाल है, हम सब जानते हैं जी। गंगा का भी हम कह सकते हैं कि कोई बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। मगर हम जब नर्मदा को देखते हैं तो अभी भी वो काफ़ी साफ सुथरी और स्वच्छ नदी है। तो मन में ये आया कि जब ये अभी भी अच्छी स्थिति में है इस नदी का जल प्रवाह, तो क्यों ना ये बना रहे और बल्कि बेहतर हो सके, ये और ज़्यादा प्रदूषित होने से कैसे रुक सके, ये एक मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि देखिए इतनी खूबसूरत नदी है, इतना बढ़िया इसका जो है वो प्रवाह है, इतना अच्छा इसका जो है वो सौंदर्य है। ये धीरे धीरे लोगों तक मैं चित्रों के माध्यम से पहुंचाऊं तो शायद उसको देख करके लोगों के मन में इसके संरक्षण का भाव जागे। मुझे मालूम नहीं मैं अभी तक कितना सफल हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्रयास यही है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जो भी समाज में रह रहा है, चाहे जिस भी विषय पर वो काम कर रहा हो, अपने उस काम के माध्यम से थोड़ा बहुत समाज के लिए भी वो कुछ कर सके तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ा एक आत्मसंतोष होता है कि ये चित्र जब लोग देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लगता है कि उस काम को मैं फुलफिल कर रहा हूँ जिसको लेकर के कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये मन में एक इस तरह से आया कि जब आपने जिक्र भी किया रजनीकांत जी का, जो मदन महल की पहाड़ियाँ हैं हमारे शहर की, जी जी, इसकी पहाड़ियों के संरक्षण में उनका एक बड़ा योगदान है। हाँ, बहुत कम लोग शायद इसको जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो शायद इसको जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने एक फोटोग्राफ्स के माध्यम से, और उस समय का एक अखबार था नवीन दुनिया, उसके माध्यम से एक जन जागरण का काम शुरू किया था कि ये बहुत सुंदर हमारे शहर की पहचान है पत्थर, ये धीरे धीरे वहाँ टूट रहे थे। उसको लोग डायनामाइट्स लगा के ब्लास्ट करते थे और घरों को बनाने में उसका इस्तेमाल होता था और धीरे धीरे वहाँ बस्तियाँ भी बनती जा रही थी। तो उसको लेकर के समाचार के साथ में वो पब्लिश हुए और उस समय के जो हमारे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में माफ कीजिएगा, उन्होंने उस समाचार को पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन मान करके, क्या बात है, उसको संज्ञान में लिया था। जी हाँ। और देखिए रजनीकांत जी नहीं रहे, वो चले गए और उसके बाद में जा कर के जाते जाते जो हमारे इतने लंबे अरसे करीब 20, 25, 30 साल हो गए उस काम को, जी हाँ, वो जाकर के सफलता मिली कि वहाँ से वो बस्तियाँ हटाई गई और वहाँ पर संरक्षित किया गया उस जगह को। तो हमारे शहर के पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एक पर्यावरण का बहुत सुंदर जगह है जी। और उसी के साथ एक बहुत बड़ा काम और हुआ जी, जो संग्राम सागर है, जिसका श्रेय बहुत सारे लोग ले सकते हैं, उसको वापस जिंदा करने का काम भी रजनीकांत यादव जी ने अपने फोटोग्राफ्स के माध्यम से करवाया। तो उससे मुझे एक सीख मिली कि देखिए एक छायाकार अपने काम से
समाज के लिए कितना कुछ कर सकता है। अगर वो समाज को सही ढंग से अपने छायाचित्रों से जागरूक कर लेगा, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम समाज के लिए हो सकता है। एक बहुत बड़ी पहल थी। एक और बड़े फोटोग्राफर हैं अमेरिका के, नेल्सन एडम्स जी, उनको बाद में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ पुलित्ज़र। 90 वर्ष के बाद में। जी, मतलब जब वो 90 वर्ष के हो गए, अच्छा। उनका पूरा जीवन जो है वहाँ के जंगलों को बचाने में, उस जमाने में तो प्लेट मतलब नेगेटिव्स होते थे, यानी बड़े बड़े प्लेट्स बनते थे, उसके कैमरे होते थे। जी, उनको लेकर के वो जगह जगह जाते थे, और उस जमाने में तो ड्रोन वगैरह भी नहीं था, हाँ हाँ, ना कोई बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उन्होंने उन जंगलों को, पहाड़ों को और वो सारे पर्यावरण के लिए जो भी ज़रूरी था उनको उन्होंने अपने कैमरों में कैद किया और लोगों तक पहुंचाया। लगातार कई वर्षों तक वो ये काम करते रहे, लेकिन उस काम को बहुत लेट रिकग्निशन मिला, लेकिन मिला, और उसकी वजह से वहाँ के जो जंगल पहाड़ हैं वो संरक्षित हो पाए। तो उसको संज्ञान में लेके वहाँ की सरकार ने एक बड़ा पुरस्कार जो है उनको, वो वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार जिसको हम कहें, वो उन्होंने उसको दिया। तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिली, और उसके बाद वही मैंने देखा कि चाचा जी ने वो काम जो है वो किया। वैसे ही एक फोटोग्राफर है, थोड़ा सा मैं नाम अभी विस्मृत कर पा रहा हूँ, जिन्होंने जो है ये जो कहना चाहिए उपेक्षित वर्ग है साफ सफाई कर्मचारियों का, जो जाकर के गटर्स में घुस करके और सारा काम करते हैं, उस काम को जो है वो किस तरह से करते हैं बेचारे, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, और उसको उन्होंने उसका एग्जीबिशन मुंबई में लगाया। मतलब महाराष्ट्र में, मुंबई में ही वो फोटोग्राफर थे अखबार के, और उसको देख करके समय टाटा थे, जो अभी हमारे रतन टाटा जी एक्सपायर हो गए, वो उस एग्जीबिशन को चले गए होंगे देखने शायद, और जब उन्होंने उसको देखा तो इतने प्रभावित हुए कि तत्काल प्रभाव से उन्होंने उनको अपने यहाँ बुलाया, उस फोटोग्राफर को, उनसे सारा कुछ समझा, जो आपने खींचा है ये सब कुछ कैसे क्या। और जैसे ही उनको लगा कि यार ये तो बहुत ही मतलब गजब है, मतलब किस तरह से हमारे लोग इस तरह से काम करते हैं, गटर में घुस करके बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी सेफ मेजरों के, उन्होंने तत्काल अपने जो उनका एक फंड होता है लोक कल्याण के लिए, उससे उन्होंने सारे सफाई कर्मचारियों के लिए ग्लव्स, गमबूट और बाकी सारी ड्रेसेस और ये सब का इंतज़ाम करके जो है वो उनको दिलवाया। तो इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने चित्रों के माध्यम से समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। हमारी नदियों को संरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए, वो जीवनदायिनी है। बहुत कुछ हमको प्राप्त होता है उनसे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ हमें भर नहीं मिलती हैं, वो पर्यावरण को मिलती हैं, प्रकृति को मिलती हैं, जानवरों को, जिसमें जानवर भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, और बहुत सारे जनजातीय समूह भी आते हैं। इन सब के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके जीवन का। जी, तो मुझे लगता है कि अगर इन मेरे चित्रों को देख करके और लोगों को थोड़ा भी ये लगे कि ये इतनी खूबसूरत चीज़ को हमें हानि नहीं पहुंचाना है, चाहे हम वो अपने प्रदूषण के माध्यम से पहुंचा रहे हों या अन्य किसी तरह से हम उसमें पहुंचा रहे हों, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। और मैं तो चाहूँगा कि इसके साथ लोगों के साथ साथ ये चीज़ पर नज़र जो है वो सरकारों की भी पड़े, चाहे वो कोई भी सरकारें हों। जी, तो अगर वो भी इसमें सहयोग करेंगी तभी ये संभव हो पाएगा। जी हाँ। जैसे हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा है कि नर्मदा के किनारे अभी कोई भी बड़ा औद्योगिक नगर नहीं है, जिससे वो औद्योगिक कचरा जो है वो उसमें नहीं जा पा रहा। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में भी नर्मदा के किनारे ठीक कोई इस तरह का बड़ा औद्योगिक नगर सरकार लगाने पर विचार ना करे। और जिस तरह से पर्यटन चल रहा है आज, उस पर्यटन को भी बहुत साध करके सरकार को करना पड़ेगा, वरना वो भी प्रदूषण फैलाने में कोई कमी नहीं रखता है। जी, जैसा हम देख भी रहे हैं आजकल उत्तराखंड और बाकी जगह पर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो जगह जगह प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सब पहुंच चुका है, जिससे कि वहाँ के पर्यावरण को बार बार आते रहते हैं समाचार कि उससे नुकसान हो रहा है।
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। मुझे लगता है बड़े बांध, जो मैंने इतना ट्रैवल किया, काम किया, जी हाँ। और उसमें मुझे समझ में आया कि बांधों की ज़रूरत तो है, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ें उससे मिलती है। पर क्या यही सरकारें इसको सोच करके कि बांध छोटे हों ताकि उस पर ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि जब बड़े बांध होते हैं तो हम जो देखते हैं सिस्टम होता था नदी का, जो अपने आप को स्वतः साफ कर लेती थी। हाँ, जब सिल्ट बरसात बन आता गया। था, बाढ़ आती थी, तो धीरे धीरे वो सिल्ट सिरकते हुए आखिरी में जाकर के जो है वो समुद्र में मिल जाती थी। जी जी। अब लेकिन बड़े बड़े बांधों की वजह से वो वहीं रुकी रहती फोर्स है। नहीं रहता हाँ, नदी में। उसमें फोर्स भी नहीं होता और वो रुकी रहती है सिल्ट, हाँ वो हाँ निकल के बह नहीं पाती है। हाँ हाँ। तो धीरे 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 आखिरकार वो बांध भी भर जाएंगे हम्म, और उससे जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था हमारी सरकारों के पास मुझे नहीं लगता कि है हाँ कि जिससे उन सिल्टों को बहुत आसानी से साफ किया जा सके। तो भविष्य में जब भी ऐसा कुछ काम हो तो मेरा ये सोचना है कि सरकारों को एक पूरा फुल प्रूफ प्लान इसमें बनाना तो चाहिए। वैज्ञानिकों को भी पॉजिटिव काम करना चाहिए कि नहीं, हाउ करना टू। चाहिए। मगर देखिए, जैसे पहले भी होता था, जब तक सरकारों का सहयोग नहीं मिलेगा, हाँ हाँ। और तो दोनों हाथ से ताली बजती है, जी समाज और सरकार, ये दोनों का एक कहना चाहिए कि संयुक्त एक अभियान होना चाहिए जिसके माध्यम से काम हो सकता है। तो मुझे लगता है उनकी भी नज़र जाए, लोगों की भी नज़र जाए कि ये खूबसूरत नदी है, बहुत अच्छी है, इसको हम अपने लिए बचा लें, अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर लें, जी अच्छा रहेगा। वरना अगर इसका हाल भी कहीं यमुना और गंगा जैसा हो जाएगा तो बहुत ही हमारे लिए ये नुकसानदेह होगा। और मुझे लगता है कि बहुत दुख और तकलीफ भी होगी हम जैसे लोगों को, हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों को जो नर्मदा या इस तरह की बेशक नदियों पर काम कर रहे हैं। बेशक। श्रोताओं, जो मुकुल जी कह रहे हैं, सिल्ट फोर्स के कारण अपनी जगह पर स्थायी हो जाती है, कि उसका फोर्स कम होने से किसी नदी के प्रवाह में, मतलब जिसको आप करंट कहते हैं, तो वो करंट कम होने से जो सिल्ट जमती है नदियों के तल पर, तलछट पर, वो जमती चली जाती है और वो हमारे लिए रुका हुआ पानी नुकसानदेह तो होता ही है। तो सिल्ट कितनी नुकसानदेह होगी ये आप समझ सकते हैं कि उसमें जलचर भी जीवन नहीं पा सकते, हम क्या उससे जीवन की अपेक्षा करें। तो अगर आपके कोई आइडियाज़ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जंगलों में भी फोटोग्राफी की है जी, कैसे, कोई अनुभव बताइए जो कि रोचक हो या थोड़ा सा रिस्की मामला बन पड़ा हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा रिस्क जैसा तो ऐसा नहीं रहा। जनरली अब हम लोग जो जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाते हैं, तो वहाँ तो व्यवस्थाएं सब चीज़ दुरुस्त होती हैं, आपको कोई ऐसा अवसर मिलता नहीं है जी कि जी। आप कहीं जाएं या न जाएं। तो वैसा तो कुछ कभी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं रहा जिसमें कोई रिस्क रहा हो। वहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं होता है। हाँ, पर जब कभी इंटीरियर में गए आदिवासियों के उसमें, तो अच्छे अनुभव रहे, किस तरह से रहना है, क्या करना है। चाड़ा जब एक हम बहुत साल पहले गए थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ बीच में। तो रात की ठंड में जब हम लोग रुके वहाँ, एक विद्यालय था, उसमें हम लोगों की व्यवस्था हो पाई, कोई पास रेस्ट हाउस वगैरह नहीं था। चाड़ा में तो कितने साल पुरानी बात है? ये करीब 25 साल और तब तो कुछ भी नहीं था, अब तो चाड़ा में भी शायद 25 से 30 साल हो सकते हैं और पुरानी बात है। हमारे पिताजी के मित्र थे दुर्गा शंकर जी शुक्ला जी, तो उनके किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम साथ में गए थे और हम लोग रुके एक आदिवासी बालाओं का, हाँ, बालकों का जो छात्रावास था, छुट्टी थी उनकी तो वो खाली था, तो वहाँ व्यवस्था होगी। तो ऊपर से भी कुछ खप्पर टूटे हुए थे और वो टीन के पलंग थे जो आपने देखे होंगे, जिसमें टीन की पतली पतली पट्टियाँ लगी होती हैं। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोग उस पर पतले से गद्दे थे बहुत, जब सो रहे थे तो नीचे से भी बड़ा ठंडा, ऊपर से भी हवा ठंडी और बहुत ठंडा। तो जहाँ खाना बन रहा था, कुछ जा करके वहाँ से हम लोग आग वाग ले आए
कि लकड़ी थोड़ी सी ले आओ यार, इसको रख लो। फिर उसके चारों तरफ हम लोगों ने पलंग लगा लिए, 4-5-6 लोग थे। तो अब वो ये हालत थी कि आग जहाँ जल रही थी उस तरफ तो गर्म लगता था, दूसरी तरफ ठंडा लगता था। तो करवट बदलते हुए पूरी रात गुजारी। और सुबह जब उठे भी तो फिर वो डीजल जम गया था जीप का, तो फिर नीचे उसकी आग लगाई, फिर डीजल उसका जब ये पिघला समस्या वहाँ पर तो बहुत इस तरह होती है। की मैंने जी, जी। एक वो अनुभव रहा, एक बहुत जो है वो हमारा। फोटोग्राफी के वर्तमान परिवेश के बारे में आपकी संतुष्टि और असंतुष्टि क्या है? वर्तमान जो दौर चल रहा है फोटोग्राफी। देखिए, फोटोग्राफी चूँकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ है, जी, तो उसमें निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं स्वाभाविक। और उसको स्वीकार करना पड़ता है। जी, उससे हम बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते उसको। हम्म, तो मुझे लगता है कि अब पहले से बहुत ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी से नए बच्चे जो आ रहे हैं वो ज़्यादा उसके क्लोज हैं, तो एक अच्छा काम करने का उनका अवसर मिल रहा है। और एक उसके साथ जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि उससे थोड़ा सा आदमी की मेहनत कम हो रही है, और जो उसको सीखने का एक पैशन होता था परफेक्शन का, उसमें थोड़ी सी कमी मुझे महसूस होती है। अगर जो बच्चा उसको परफेक्शन के साथ में टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करता है वो तो बढ़िया काम कर सकता है, लेकिन अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ने तो का मौलिकता प्रयास नहीं करता रहती। है, नहीं, मौलिकता के अलावा वो परफेक्शन नहीं आता। परफेक्शन जो एक परफेक्शन चाहिए एक फोटोग्राफी में फोटोग्राफर को, जी, जी। वो उससे वंचित हो जाता है। मतलब वो सोचता है कि बहुत सारा काम हम फोटोशॉप पे कर लेंगे, खींचते समय हम ये छोड़ देंगे, तो उससे नुकसान होता है। फिर वो हमेशा उसकी आदत में आ जाता है, वो उसको खींचते समय परफेक्ट नहीं होता है, तो इससे उसको बचना चाहिए। साथ में अब जो आ रहा है एआई, जिसको हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, और जी। हर एक फील्ड में आ रहा है, न सिर्फ हमारे फील्ड में, हर एक फील्ड में। जी, जी। मुझे लगता है ये भी बड़ा ही नुकसानदेह है, खास तौर से कमर्शियल काम के, क्योंकि उसमें फोटोग्राफर के अलावा कोई भी उस काम को कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ फोटोग्राफी के लिए कमांड देना है और वो काम हो जाएगा। तो वो एक बड़ा नुकसानदेह इस प्रोफेशन में मुझे लगता है भविष्य में। अभी तो बहुत शुरुआती दौर है उसका, तो अभी नहीं कह सकते। हालांकि अभी भी बहुत सारी, जैसे बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए जिसमें आदमी बहुत सारा कुछ काम कर लेता है। जी, आदमी लाइन अपना फोटो का स्केच बना लेता है, कर लेता है, फोटो करेक्शन कर लेता है। मोबाइल्स में बहुत सारे बड़े लेवल पर भी आ गए हैं, पर वो उसमें बहुत ज़्यादा चूँकि महंगे हैं अभी वो ऐप, तो वो शायद अभी उतने तरह से नहीं हो रहे, और हमारे देश में शायद नहीं पहुँच पाए अभी वो। जी। ना पहुंच पाए तो अच्छा है। मुश्किल है वो आप रोक नहीं, मैंने बताया टेक्नोलॉजी को आप रोक ही नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं से आएंगी, कैसे भी आएंगी, चोर दरवाजे से आएंगी या सीधे आएंगी, जैसे भी आएंगी, मगर वो आएंगी। तो एक वो मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन में जो लोग आ रहे हैं उनको उन सब चीज़ों को समझते हुए उसके साथ में अपने आप को मतलब बैलेंस करते हुए आना चाहिए अब भविष्य में, तब वो मुझे लगता है सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर ये खतरे हमेशा रहते हैं, संभावनाएं रहती हैं, जो भी काम नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ में ये सारी चीज़ें आती हैं, प्लस और माइनस जिसको हम कहते हैं, उन सब को लेते हुए चैलेंज के साथ में आदमी को आना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं। आपने कई पर्सनालिटीज़ के साथ इंटरेक्ट किया होगा, उनके फोटोग्राफ्स लिए होंगे, परसाई जी वगैरह, ये कुछ याद हैं आपको? हाँ, समय आप बहुत छोटे थे। मैं छोटा था एक्चुअली। परसाई जी से पे मैंने बहुत कोई छायाचित्र नहीं उतारे, कभी कभार मैंने कुछ रजनी उतारे। जी ने जो फोटोग्राफ लिया है जो मेरे पास परसाई संग्रह में है जी, वो रजनी जी का ही है। एक जो रचनावली पर छपा है परसाई जी जी, वो खींचा हुआ है मेरे पापा शशिन जी का। वो शशिन जी ने खींचा। वो चित्र बेहद पसंद भी था उनको। मुझे भी पसंद है। मैं वो मतलब उनका ये कहना था कि ये मेरा एकदम ट्रू फोटोग्राफ है। ये ब्लैक एंड व्हाइट मेरा हाँ ब्लैक एंड व्हाइट में था। चाचा जी वाला भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है।
और उसमें ये था कि वो मेरा इसमें पूरा कैरेक्टर दिखता है, वो डार्क लाइट एंड शेड वाला फोटो है, तो उनका ऐसा मानना था। जी। और मैं और ये बता दूं कि जो डे लाइट में पोर्ट्रेट की मास्टरी थी शशिन जी की, जी। वो अद्भुत थी। मतलब जो मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ और मैंने उनके उस सारे चित्रों को देखा, तो वो मतलब बहुत ही शानदार वर्क करते थे। वो फोटो भी डे लाइट का ही है उनका खींचा हुआ। डे लाइट का। ऐसे ही मुक्ति बोध का एक चित्र है, हाँ हाँ, वो एकमात्र चित्र है अवेलेबल। वो तो विश्व में हाँ, चर्चित वो भी है। शशिन जी का खींचा हुआ है। जी। मेरा उनसे तो मतलब उनका चित्र खींचने का ऐसा नहीं, पर हाँ उनके साथ बैठ के बातचीत करने का ऐसा अवसर मुझे कई बार ठीक वैसे मिला। ही जैसा हम लोगों ने, और वो मतलब मैं बचपन के जैसे उनके दिन। बच्चे जैसा था, मतलब शशिन का बेटा था, तो वो उसी तरह से मेरे को स्नेह करते थे। तो कभी जा करके मैं मिल लेता था, तो उनकी सहजता थी। जी, गटागट की गोली खाई, वो कभी दिए आपको? हाँ, नहीं वो मुझे शायद तो उस समय याद नहीं है। खाते होंगे कभी वो। हाँ। या वो तो मतलब बैठे रहते थे, तो वो मैं जाता था तो कभी हमारे मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनसे बातचीत वो सहजता से मतलब बात कर लेते थे, क्योंकि कोई उस तरह की चर्चा मेरी होती भी नहीं थी। बस यूं ही कैसे आ गए, तो मैं बस निकल रहा था, आ गया, बैठा ही इस तरह से। हाँ, ज्ञान रंजन जी का जरूर मुझे चित्र खींचने का अवसर मिला। वो भी बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और भी नो कई डाउट। साहित्यकार शहर के, और उनके भी मैंने सब काम किए। शहर के अलावा उसके इंदिरा अलावा जी का एक फोटोग्राफ आपने लिया था। हाँ, नहीं मेरा नहीं, इंदिरा जी का लिया हुआ। अरविंद जी का होगा हाँ, फिर। अरविंद जी का होगा। जी। मैंने नहीं लिया। मैंने राजीव जी के कुछ चित्र, जिस समय वो नहीं थे प्रधानमंत्री और आए थे, और की हत्या के पहले का जो उनका यहाँ इलेक्शन कैंपेन था एक कैंडिडेट के लिए, उसको मैंने ज़रूर कवर किया था। ऐसे अटल जी वगैरह? अटल जी नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, उनका मैंने उनका कुछ कवरेज किया, उनके बनने के पहले भी और उसके बाद भी। भोपाल में ही किया मैंने, यहाँ तो नहीं किया मैंने उनका कवरेज। तो ऐसे कुछ लोगों का मैंने ये सब किया है। और कुछ बड़े इवेंट, जैसे मैंने बताया कि विश्व हिंदी सम्मेलन है, या समरसता का आयोजन था बड़ा उसका, और नदियों का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो होती है सम्मेलन, उसका भी मैंने कवरेज किया। ऐसे कुछ बड़े कवरेज इस तरह के मैंने किए हैं। ये मतलब वैसे ऐसे लोगों का कुछ बहुत ज़्यादा अभी ऐसा अवसर नहीं मिला। हाँ, शहर के साहित्यकारों के कई लोगों के मैंने छायांकन किए। वैसे एक चीज है, जैसे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, आपको कैमरा सिद्ध हो गया है। जो आप बूंद का फोटो निकाल सकते हैं, कैसा कर लेते हैं आप? नहीं, अब वो तो एक्चुअली तो प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इतने बरस हो गए हैं, वो बूंद सटीक जगह पहुंची। हाँ, आपने वो तो अब धीरे धीरे आपके करते करते आपके आ जाते, करत करत अभ्यास के जड़मती हो जान वाली बात है। वो आप तो मुझे जड़मती कभी महसूस ही नहीं होते, क्योंकि आपकी फोटो से बात कर। नहीं, वो तो लगता है हमको, मगर ये सतत अभ्यास की बात है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, नए बच्चों के लिए भी है जी, कि आप लगातार प्रयास करते रहें, और आप हमेशा सीखते रहते हैं। जैसे किसी भी प्रोफेशन में, कला के किसी भी क्षेत्र में कोई सिचुएशन नहीं है, आप हमेशा सीखते रहेंगे, आप अंत समय तक सीखते रहेंगे जी। और आपको उसको बंद भी नहीं करना चाहिए सीखने को। तो वो करते रहते हैं, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाती है, आपको अंदाज लग जाता है चीज़ों का, और उसका परफेक्शन आता चला जाता है अगर आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं। श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे थे मुकुल यादव जी से। मुकुल वर्सेस मुकुल चल रहा था, और आपको इंटरेस्ट आया होगा। कुछ बातों पे आप हमसे असहमत भी हो सकते हैं। आपकी असहमतियों का सबसे पहले सम्मान, और सहमतियों का भी सम्मान। मुकुल जी, श्रोताओं को, दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगला संदेश? नहीं, कुछ ऐसा संदेश नहीं है। बस यही कहूँगा कि जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम के बीच में भी कहा कि मैं चाहूँगा कि जो हमारी नर्मदा है जी, उसको आप संरक्षित रखने के लिए जितना प्रयास कर सकते हो अपने तरफ से, जी, उतना प्रयास करें। जिस तरह से आप चाहें उस तरह से प्रयास करें। आप सिर्फ आप न करें, अब जो सरकारें आएँ उन पर भी आप उस तरह से उन पर भी जाहिर करें कि भाई इसको हमें बचाना है, यही हमारे लिए है सब कुछ। बाकी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी। नर्मदा इतनी पुरानी है
लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी नदी है, तो ये और लाखों करोड़ों वर्ष तक रहेगी। हम आप सब तो आएंगे चले जाएंगे, हमारी जीवन तो बहुत छोटा है। तो इस तरह की चीज़ों को हमको संरक्षित करना चाहिए भविष्य के लिए, भविष्य के लोगों के लिए, ताकि ये हमेशा अविरल बहती रहे और सौम्य और सरलता के साथ में हम सब जो है इसका लाभ लेते रहें। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि प्रकृति के निर्माण के साथ नर्मदा का सृजन हो गया था। ताप्ती, नर्मदा, विंध्याचल और सतपुड़ा के पहले वाली नदियाँ, अगर हम दक्षिण भारत से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये सबसे प्राचीनतम नदियाँ हैं। इनका उल्लेख प्राचीनतम पुराणों में भी मिलता है, ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी प्राचीनतम नदियाँ हैं और इनको सुरक्षित संरक्षित करने के संदेश को हम आगे तक ले जाएंगे। आप सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारे मुकुल यादव जी को कि चिर प्रतीक्षित जो पॉडकास्ट था उसमें आज वे शामिल हुए।